इसको मार्क बैठा है जो नहीं लिखा हुआ यहाँ देखो, फिर इसके बाद लिखना। ये जो भी जितना भी लिखा है सब क्लास 8 का सबसे पहला जो अध्याय शुरू होता है, ये जितना भी सूत्र लिखा है नहीं, जब तक सूत्र याद ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पहला अध्याय का नाम क्या है, अध्याय देखो लिखा है ना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से शुरू होता है। और जब तुमको ये सब अगर परिभाषा याद ही नहीं रहेगा तो फिर तुम जब वह बताएंगे समझ में नहीं करेगा। तो इसलिए यह जितना अभी लिखाते हैं तो इसको अभी फेयर करना शुरू कर देना है। और फिर बाद हम फेयर सप्ताह हम संडे प्रत्येक संडे को चेक करेंगे फेयर का भी कहाँ है। अगर उस समय फिर नहीं दिखाएगा तो फिर उस समय हम पूछेंगे, क्योंकि इसे जितना आज जो लिखाते हैं आज जाकर उसको लिखना है। और एक अच्छा सा मोटा कॉपी ले लेगा और उस मोटा कॉपी में सभी को फेयर कर लेना है। सुन लिया सब, जितना कॉपी होगा उसमें थोड़ा मोटा कॉपी लेगा, जो जितना मैथ बताएंगे सभी का उसमें इसी तरह सब जितना सभी का एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे। और सबका जैसे किसी जिसका अगर छूट गया होगा तो वहाँ पर देखो यहाँ लिखा है, इस यूट्यूब पर जाएगा तो सर्च करेगा एक्सलेंट कोचिंग सेंटर मौजी, तो उसमें हम इस सभी जितना वीडियो यहाँ करेंगे इसको शाम तक प्रत्येक दिन डाल देंगे। और वहाँ पर जाकर वह लिख सकता है उसको। जब फेयर करेगा तो ये नहीं बोलेगा कि अब हमको फेयर छूट गया, तो वहाँ से जितना भी लिखा है सब यहाँ से लिख सकता है। तो सबसे पहले यह महत्वपूर्ण परिभाषा है। अगर जैसे कोई बगल वाला जो विद्यार्थी मतलब अभी तक नहीं कहीं पढ़ा है तो उसको बोल सकता है कि यहाँ पढ़ाने के लिए जितना होगा ना, यह सभी विषय हम वीडियो बनाएंगे। अभी जैसे मैथ बना रहे, कुछ मैथ खत्म हो जाएगा तब उसके बाद साइंस शुरू करेंगे जैसे विज्ञान में। उसके बाद फिर संस्कृत हिंदी जितना होगा, यानी भूगोल, बहुत सारी किताब है ना, उस सभी किताब को वीडियो बनाएंगे। सभी का जितना होगा इसी तरह से बोर्ड पर लिखेंगे और इसी तरह से उतार करके सबका फेयर का भी बनाना है। और जितना लिखाते हैं उसको डेली रिवीजन करते ही जाना है। ये नहीं कि आप ये सिर्फ उतार लेंगे छोड़ देंगे। तुम्हारे कॉपी में सुनने मतलब जब तक तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं हुआ ना, या तो वह कॉपी में लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। उसको एक क्वेश्चन जो समझ नहीं आ रहा, एक ही क्वेश्चन को 10-10 बार बनाएगा, समझ थोड़ी नहीं आएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाएगा तो अपने आ जाएगा इसमें। तो यहाँ से भी जितना है सब देखो परिभाषा खाली लिखे हैं। ये परिभाषा क्या है, समझने वाला है, इसको याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं करेगा फिर तुम आगे 10वां में जाएगा। इसीलिए भी कहा जाता है 6ठा 7वां तक तुम खेलने का समय रहता है। जो ही 8वां में गया, 8वां में जाने के बाद विद्यार्थी को खेलने का समय नहीं होता है। 8वां में जाने के बाद उस विद्यार्थी को जितना भी लिखा जाता है वहाँ से अगर पढ़ना शुरू कर दिया, जो 10वां में जाता है तो कोई कहता है उसको अच्छा नंबर आया है, तो अच्छा नंबर सिर्फ 10वां में जाने के बाद अगर जो पढ़ेगा तो उसको कभी भी अच्छा नंबर नहीं आएगा। जो विद्यार्थी अगर 8वां से बढ़िया से पढ़ लिया उसको 10वां में जाने के बाद अपने आप बढ़िया नंबर लाएगा उसको। वो यानी अगर घरों में पढ़ेगा तो उसको तो अच्छा नंबर आ जाएगा। ये नहीं कि आप देखता है कोई बिहार टॉप करता है, इसका मतलब सोचो वो 8वीं से तैयारी करता है। तुम अगर 8वां से बढ़िया से गणित में पढ़ लिया, सब विषय 8वां से पढ़ लिया, तो 10वां वाला जितना सब्जेक्ट होगा तुमको आधा तुमको 8वीं में समाप्त हो जाएगा। मैथ तुम जितना भी बना रहा है इसमें बहुत सारे मैथ तुमको 10वां में मिलेगा। अभी जितना 9वां वाला उतना नहीं मिलेगा, लेकिन 8वां वाला अगर बढ़िया से पढ़ लिया तो बहुत सारे प्रश्न तुमको सिर्फ जैसे अभी 8वां बनाएगा ना, ज़्यादा जैसे तुमको 10वां बनाना पड़ेगा। इसलिए 8वां तुम्हारा बहुत बेसिक है, इसको बढ़िया से समझना है। और प्रत्येक जितना भी पुस्तक सब पुस्तक को बढ़िया से रिवीजन करना है, प्रत्येक घर जाकर डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आप बहाना बनाने का आप समय नहीं रहा है। अगर तुम बढ़िया अगर पढ़ना चाहे 10वां में बढ़िया नंबर लाना है तो 8वां में तुमको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और 8वां बढ़िया से नहीं पढ़ा तो तुमको अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। तो यहाँ ध्यान से यहाँ लिखा है अध्याय 1 परिमेय संख्या। यहाँ तो लिखा है जितना अभी जो किताब पढ़ा है उस किताब नाम क्या है, NCERT। NCERT मतलब हुआ सरकारी किताब। बहुत सारी किताब निकलता है, प्राइवेटो निकलता है, जैसे देखता होगा KC सिन्हा निकल जाता है, विद्यासागर निकला है। लेकिन तुम्हारा जो है ना क्वेश्चन 10वां आएगा इसी बुक से आता है, NCERT से। अभी जो बुक पढ़ा है ना इसी बुक जितना नहीं अभी गणित हो गया, जितना भी NCERT होगा तो वही 10वां वही सभी किताब को मिला करके तब वहाँ प्रश्न सब बनाता है। जो प्रश्न बनाता है ना, या कोई कंपटीशन होगा तुमको 8वां वाला जितना इसी को सरकारी बुक भी बोला जाता है, तो इसी से सब तैयार किया जाता है। जैसे कंपटीशन भी जाएगा तुमको तो यही NCERT तुमको पढ़ना पड़ेगा। वो NCERT बढ़िया से अभी पढ़ लेगा तो बोलो वहाँ पढ़ना पड़ेगा। जब कंपटीशन में जाएगा तो ये जितना है ना भी 6ठा 8वां यानी 6ठा से लेकर 12वीं क्लास तक सभी को एगो किताब बना देगा। और इसी में जो मेन होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा उसको उसमें लिख दिया जाता है। अगर तुम अभी NCERT पढ़ लेगा तो आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, उस समय रिविजन करेगा, याद हो जाएगा। तो इसलिए अभी से याद करना शुरू कर देना है। पहला देखो लिखा है महत्वपूर्ण परिभाषा है। एक लिखा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, प्राकृत संख्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं n। यानी प्राकृत संख्या किससे सूचित करेंगे, n से। तो हम लोग जब जैसे नर्सरी में जाते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ओ आशी और सीखते हैं। ये सीख जाने के बाद 1 से 100 तक सीखते हैं ना, यानी गिनती सीखते हैं। तो बस वही होता है प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं।
प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? बोलेंगे गिनती संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। हम लोग गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट मतलब सकता है, इसका मतलब ये और अनंत होगा, इन्फिनिटी, इसका कोई निश्चित नहीं है ये कहाँ तक जाएगा। 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते 100 आएगा, फिर 101 102 103 संख महासंख पूरा लाख, यानी इसका अनंत है, इसलिए ऐसे हम लिख देंगे ना तो इसका मतलब और होते रहेगा ये, समझ गया डॉट डॉट मतलब। तो प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट कर देंगे, प्राकृत संख्या समझ गया। हम लोग जब नर्सरी में जाते हैं पहले क्या सीखते हैं? ओ आशी तक, उसके बाद गिनतियाँ सीखते हैं, गिनती सीखते हैं उसी को बोलेंगे प्राकृत संख्या। तब उसके बाद होता है पूर्ण संख्या। जब अगर हम ओ आशी तक सीख जाते हैं, 1 से 100 सीख जाते हैं, तब उसको फिर बैक आया जाता है। बैक मतलब तब पहले जीरो नहीं बोलते हैं, जब उस सब 1 से 100 तक सीख जाते हैं तब उसको बोला जाता है कि जीरो भी होता है, उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी प्राकृत संख्या पहले हम क्या लिख देंगे? जीरो को लिख देंगे, तब उस सभी संख्या को बोलेंगे पूर्ण संख्या। देखो लिखा है प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। याद रहेगा, अगर प्राकृत संख्या तुमको याद है पूर्ण संख्या नहीं याद हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या बोलेंगे गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4। फिर बोलेंगे पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? बोलेंगे प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देने से जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखो यहाँ ना पहले क्या लिख दिए हैं? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट लिख दिया आप। अच्छा बोलो अब इससे बोला प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या इस दोनों में बड़ा कौन है? पूर्ण संख्या बड़ा है कि प्राकृत संख्या बड़ा है? प्राकृत संख्या में देखो शून्य ज्यादा नहीं है क्या? प्राकृत संख्या इसमें सब मिल रहा है कि पूर्ण संख्या वाला प्राकृत में मिल रहा है? किसका किस में मिल रहा है? जितना प्राकृत संख्या सभी देखो पूर्ण संख्या मिल रहा है। तो इसका मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हो कि 1 2 3 4, यहाँ भी देखो 1 2 3 4, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? क्योंकि ये वाला सब इसमें मिलता है, नहीं मिला है। यहाँ देखो 0 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 है। इसका मतलब ये हुआ जितना भी पूर्ण संख्या है उस सबको क्या बोल सकते हैं? नहीं, जितना प्राकृत संख्या उसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा। तो प्राकृत पूर्ण संख्या समझ गया। अब पूर्णांक में होता है दो, पूर्णांक में देखो क्या क्या आता है? माइनस भी आता है, प्लस भी आता है और शून्य भी आता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक सुना होगा। धनात्मक उसको बोलते हैं जो प्लस में लिखते हैं, कभी कभी अंक लिखते हैं माइनस लगा देते हैं। जो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे सीधे 1 2 3 4 लिख दें, इसको बोलेंगे प्लस। कुछ नहीं लिखा है तो प्लस, और इसी को बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होगा? बोलेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट लास्ट तक होगा, उसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। देखो है ना 1 2 3 4 सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और उसके बाद ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कर्ज लेना किसी से, तो कितना हो गया ऋणात्मक? तो -1 -2 -3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा? होगा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। समझ गया? धनात्मक ऋणात्मक। धनात्मक किसको बोलेंगे? 1 2 3 4 लिख देंगे डॉट डॉट हो गया धनात्मक। लेकिन ऋणात्मक बोलेंगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, उसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। फिर उसके बाद है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक इसी दोनों को बोलेंगे, किसको? धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। देखो दोनों पूर्णांक लगा है, बोलेंगे पूर्णांक किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य को क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो धनात्मक भी हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट, फिर -1 -2 -3 4 डॉट डॉट लिखे हैं। तो ऐसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ -1 -2 -3 -4 0, तो जिसको हम प्लस बना देते हैं। देखो क्या हो गया? -1 2 3 माइनस हो गया, फिर शून्य हो गया, फिर क्या हो गया? प्लस नहीं हो गया। यानी माइनस वाला भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और प्लस वाला भी हो सकता है। इस सब को बोलेंगे पूर्णांक संख्या। इससे पहले बनाया था ना, शब्दों बनाया था, जैसे -6 और 6 के बीच सभी संख्या लिखिए, कैसे लिखते थे? -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0, फिर 1 2 3 4 तक 5 लिखते थे ना। जैसे बोलेंगे -6 और 6 के बीच सभी पूर्णांक संख्या लिखे थे। देखो पूर्णांक उसी को बोलेंगे। तो पूर्णांक किसको बोलेंगे? बोलेंगे धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ गया? पूर्णांक किसको बोलेंगे और धनात्मक किसको बोलेंगे? समझ गया? प्लस वाला को धनात्मक, माइनस वाला को ऋणात्मक बोलेंगे। उसके बाद देखिए परिमेय संख्या। तुम्हारा अध्याय का नाम भी क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ भी देखो लिखा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब सतन क्या होता है?
परिमेय संख्या का मतलब हो गया है, देखो परिमेय संख्या जिसे P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके। जैसे हम कोई भी संख्या लिख, जैसे बोलेंगे 2 बट्टे 1 लिखो या 1 बट्टे 5 लिखो, बट्टा लिख दिए ना, जिसको हम अगर बट्टा में लिख देंगे उसी को बोलेंगे परिमेय संख्या। और तुम्हारा अध्याय का नाम भी क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ गया, जिसको हम अंश बट्टे हर यानी भिन्न बराबर सूत्र होता है ना, अंश बट्टे हर, जैसे हम बोलते हैं भिन्न के जोड़ बनाते हैं, इसका मतलब उसको किस रूप में लिखते हैं? पहले बट्टा रूप में लिखते हैं, यानी जिसको हम बट्टा रूप में लिख देंगे उसी को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे देखो 2 तो 2 नहीं है तो इसके बट्टा में 1 दे सकते हैं, 1 बट्टे 2, 3 बट्टे 1, 0 बट्टे 1 भी हुआ, इस सबको बोलेंगे परिमेय संख्या। उसके बाद देखो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो जो वर्गमूल चिन्ह के रूप में हो परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो। जैसे आप 5 किसी का पूर्ण वर्ग है, जब उसको गुणनखंड करेंगे तो उसका जोड़ा नहीं लगेगा, तो उसको जैसे रूट के अंदर में, जैसे 4 है, 4 का गुणनखंड 4 गुना क्या ले सकते हैं? 2 गुना, तो इसका जोड़ा लग गया, इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग बोलेंगे। पूर्ण वर्ग है। उसके बाद बोलेंगे 36 का लघुत्तम गुणनखंड आता है ना, 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 तिया 9। बोलो हम 36 वाला हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखो इसका जोड़ा लगा, अगर जिसमें जोड़ा लग जाएगा उसे बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, जिसमें जोड़ा नहीं लगेगा उसे पूर्ण वर्ग नहीं बोलेंगे। तो यहाँ देखो लिखा है ना, वह परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे जो वर्गमूल चिन्ह, किसका चिन्ह है? रूट मतलब होता है, इंग्लिश में होता है रूट, हिंदी बोलेंगे वर्गमूल। तो जो वर्गमूल चिन्ह के रूप में हो परंतु पूर्ण वर्ग ना हो। बोलो 5 गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 5 होगा, अब 5 उसको लगा दो, पूर्ण वर्ग बोलेंगे जैसे रूट हो गया, तो इसका हम कभी भी बोलो 5 करेंगे जोड़ा लगेगा, 5 को नहीं लगेगा। उसके बाद 7 को लगेगा, 3 + 2 5 होगा, 5 बटे 7, इसको फिर इसका दोनों जोड़ा होगा नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। या ऐसे बोल सकते हैं जिससे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। समझ गया? परिमेय किसको बोलेंगे? तो जैसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय बोलेंगे जो वर्गमूल के चिन्ह के रूप में हो परंतु वह पूर्ण वर्ग नहीं हो, उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या का गुण, अब यहाँ से तुम्हारा अध्याय स्टार्ट होता है। ये वाला तुमको सभी काम देगा, लेकिन ये जो है ना, ये यहाँ से तुम्हारा अध्याय जब पड़ेगा तो ये वाला तुमको लिखना पड़ेगा। यहाँ जो लिखे ये सब पूर्णांक संख्याओं का गुण देखो क्या होता है। तो पूर्णांक संख्याओं का परिवार जोड़ घटा और गुना के लिए सत्य है परंतु भाग के लिए यह सत्य नहीं है। पूर्णांक समझ गया ना? पूर्णांक किसको बोले थे? अरे पूर्णांक बोलेंगे जैसे भी बोले थे, पूर्णांक प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, उसे बोले थे। देखो ये लिखा है ना पूर्णांक संख्या, बता दे। अभी हम जितना भी तुम्हारे इस अध्याय में पढ़ेंगे परिमेय संख्या बारे में, तो उसमें क्या होगा? पूर्णांक संख्या का गुण पढ़ेंगे। तो पूर्णांक संख्याओं का परिवार में क्या क्या हो सकता है? जोड़ हो सकता है, घटा हो सकता है, गुना हो सकता है, यह सत्य है। लेकिन भाग इसके लिए, पूर्णांक के लिए यह सत्य नहीं है। मतलब इसको जैसे 2 + 3 करो, कितना होगा? 2 + 3 5, और उसी को बदल दो। अब पहले 2 लिए थे तब 3 लिए थे, अब 3 + 2 करो, कितना होगा? तब पर देखो 5 हुआ, बदलने के बाद भी कोई उसका मान बदला, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय, उसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या का गुण है। लेकिन बोलेंगे 5 - 2 कितना? 5 - 2 बराबर 3। अब बोलेंगे 5 - 2 बराबर 3 हो गया, बोलेंगे -2 + 5, तब पर भी कितना? 3 होगा। तो इसमें भी घटा वाले भी क्या है? सत्य है। लेकिन बोलेंगे 3 गुना 5 कितना? 3 गुना 5 करो, 5 या 15, पहले 3 लिए, अब 5 पहले करो, 5 गुना 3 करो, कितना? तब पर भी परिवर्तन हुआ? परिवर्तन नहीं हुआ, 15 होगा। इसलिए पूर्णांक उसके लिए सत्य है। लेकिन आप ऐसे करो, इसको बदलो, भाग में करो, यानी 3 से भाग दो 15 में, कितना आएगा? 5 आएगा। अब बोलेंगे आप 15 से भाग दो 3 में, कभी 5 आएगा? इसके क्या सत्य है भाग के लिए? तो पूर्णांक किसके लिए सत्य है? जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुना के लिए, लेकिन भाग के लिए सत्य नहीं है। यहाँ तो कोई लिखे हैं पूर्णांक संख्याओं का परिवार जोड़ घटा और गुना के लिए सत्य है परंतु भाग के लिए सत्य असत्य है। असत्य मतलब सत्य नहीं है। जैसे देखो जोड़ संबंधी गुण क्या है? 10 + 5 कितना हो गया? 15। पूर्णांक है ना यह, अतः यह सत्य है। इसी को जब बदल के लिखेंगे 5 + 10 में, तब पर भी कितना होगा? 15 होगा। अब यहाँ देखो घटा संबंधी गुण कितना हुआ? 5 - 10 कितना? -5। बोलो -5 पूर्णांक संख्या है? माइनस पूर्णांक है 5। पूर्णांक किसको बोले थे? दोनों आएगा, धनात्मक ऋणात्मक सभी आएगा। बोलेंगे -5 भी तो पूर्णांक है, सत्य है ना यार?
अब गुना संबंधी गुण देखो, 5 गुना 7 35, क्या 35 पूर्णांक है? पूर्णांक है। लेकिन यहाँ भाग संबंधित देखो गुण, 3 से भाग दो -15 -5 पूर्णांक है, परंतु 15/8 बोलो पूर्णांक है ये बट्टा करने के बाद कोई बट्टा इसमें है? अब बटा नहीं ना, लेकिन इसमें 15/8 इसको कभी कटेगा तो बोलो ये कभी पूर्ण संख्या होगा? ये बट्टा वाला कोनो संख्या लिखे इसमें कहे, देखो इसमें बट्टा लिखे हैं पूर्णांक में, धनात्मक में भी ऋणात्मक कहीं बट्टा वाला संख्या है, तो बट्टा वाला संख्या कभी पूर्ण संख्या गुण हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो गया, पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः भाग के लिए शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ये पूछेगा पूर्ण संख्याओं का परिवार में कौन कौन हो सकता है? तो बोलेंगे जोड़ हो सकता है, घटा हो सकता है, गुना हो सकता है, परंतु भाग नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो प्राकृत संख्या की गुण। आप प्राकृत संख्या, हम लोग जो भी गिनती शुरू करते हैं उसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। उसका गुण क्या है? तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम। तुम्हारा यह अध्याय शुरू हो गया, यहाँ से यही शुरू है। पहला तुम पढ़ेगा यही जोड़ का क्रम विनिमय। क्रम से होता है ना, जैसे क्रम, जैसे मान लो एक स्थान से स्थान बदलना, जैसे अभी तुम वहाँ बैठा है, तुम्हारा स्थान वो चला जाएगा और तुम्हारा स्थान वो जाएगा, तो क्या बदल गया? इसी को बोलेंगे क्रम बदलना। तो जैसे यहाँ देख लो, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। गुण इसका क्या है? किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के क्रम को बदलने पर उनके योगफल में कोई अंतर नहीं होता है, तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। समझ आइए, मतलब दो को जोड़ेंगे एक साथ। जैसे पहले बोलेंगे 3 + 5 करो, कितना होगा? 8। और फिर आप बोलेंगे 3 का स्थान पर 5 रखो, आप 5 का स्थान पर 3 रखो, तब पर कितना होगा? क्या उसका कोई चेंज हुआ? मान नहीं बदला, इसीलिए उसको बोलेंगे क्रम विनिमय, जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जैसे यहाँ देखो 3 + 4 कितना हुआ? अब क्रम बदलने को पहले 3 का स्थान, पहले 3 था, आप क्या पहले लिए हैं? 4। उसके बाद यहाँ 3 दिए, तब पर कितना हुआ? इसलिए इसको बोलेंगे जोड़ का क्रम विनिमय नियम। समझ गया? उतारो जो नहीं उतारा जाता अभी तो।